हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। केमिस्ट्री के स्टैटिक जीकेस की सीरीज जो चल रही थी, उस सीरीज में मैंने आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ या स्टैटिक जीके बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो चलिए देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है, यानी कि जितने भी वाहन हैं, वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही हार्मफुल गैस है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, और ये जो है सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही क्वेश्चन। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि रात के समय जो पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही होती है। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में पौधों में रुक जाती है। इस वजह से वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद निकालते हैं। तो इसलिए पेड़ के नीचे हमें रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि पौधे श्वसन कब करते हैं, श्वसन की क्रिया कब करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग, अगर आपको पता है क्वेश्चन, और नहीं पता है तो इसको ढूंढ के लिखिए कि पौधे श्वसन की क्रिया कब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में काम करने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग को बुझाती है। और आगों के जलने के लिए, यानी अग्नि के जलने के लिए, यानी आग के लिए ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। यानी जब आग में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, यानी ऑक्सीजन जहाँ होगी आग वहीं लगेगी, आग वहीं जलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये प्रैक्टिकल होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या होगा? चूने का पानी अगर उसको वायु में रख देंगे तो वो दूधिया हो जाता है। यानी कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लैब में बनानी है और लैब में आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ली और उसके बाद उसको चूने के पानी में से प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा? जो चूने का पानी अगर दूधिया रंग का हो जाएगा, दूधिया मतलब जैसा दूध का रंग होता है वैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली है, यहाँ से पहचान हो जाएगी। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिडिफाई हो जाता है, सूख जाता है, यानी जब वो सॉलिड बन जाता है तो क्या हो जाएगा? बर्फ का फॉर्म हो जाएगा। यानी सूखी बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उसमें? CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रोटी को स्पंजी बना देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो क्या हो जाती है? उसको स्पंजी बना देती है। यानी गेहूं के आटे में जब ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट मिलाकर रख देते हैं उसको और फिर डबल रोटी बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? जो ब्रेड होता है वो फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें? CO2 जो होता है रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधों पर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? पौधा घर प्रभाव लिखा हुआ है, यानी इसी को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। पौधा घर हरित गृह प्रभाव, ठीक है, हरित गृह प्रभाव इसको बोल सकते हैं। हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, तो कौन है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ होती है। जब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये ऊष्मा का शोषक होती है, यानी ऊष्मा को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगी तो चारों तरफ जो होगा एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर के
चारों तरफ क्या होगा, हीट ही हीट हो जाएगा, यानी जो वातावरण होगा, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जिससे जो पृथ्वी पर साउथ पोल नॉर्थ पोल पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघलने लगेगी, और पिघलने के कारण क्या हो जाएगा, जल का स्तर यानी समुद्र के जल का स्तर बढ़ने लगेगा। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। यानी जो पौधे की वनस्पति हैं, वातावरण में उपस्थित वनस्पति है, उस पर क्या होगा, एक घर, मतलब पृथ्वी जो एक घर जैसा है और हरित ग्रह जैसा, इसीलिए इसको हरित ग्रह प्रभाव भी बोलते हैं। तो उसके लिए हरित ग्रह प्रभाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। संगणकों या कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं। जो कंप्यूटर होते हैं उसके चिप्स जो होते हैं, यानी जो सर्किट होती है और जो चिप होती है, वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। अब सिलिकॉन की बनाई क्यों की जाती है, क्योंकि सिलिकॉन एक क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, इसको बोलते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक होने की वजह से ये क्या होता है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम होती है, यानी रेजिस्टेंस कम होता है। इस वजह से जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर ही छोड़िए, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, आप फ़ोन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनकी जो चिप्स होती हैं अक्सर सिलिकॉन की ही बनाई जाती हैं। क्वार्ट्ज किससे बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट से। ये आपको याद रखना है, क्वार्ट्ज कई बार पूछा गया, क्वार्ट्ज किसका बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला घटक कौन सा है, तो सिलिका है। जितने भी कांचों का निर्माण किया जाता है उसमें क्या होता है, सिलिका मिला करके कांच का निर्माण किया जाता है। सिलिका SiO2 फॉर्मूला होता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है, नाइट्रोजन। तो यही आपको वातावरण में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, N2 जिसको बोलते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है 78%। ठीक है, तो वायुमंडल हवा में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा या सबसे प्रचुर घटक किसका है, नाइट्रोजन का। क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है, तो क्रायोजेनिक द्रव्य एक द्रव नाइट्रोजन होता है, द्रव नाइट्रोजन होता है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी जब बरसात के मौसम में आसमान में बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको याद रखिए। नेक्स्ट लेते हैं, तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो जब तड़ित होता है यानी बादल या बिजली कड़कती है तो उसमें कौन सी प्रतिक्रिया होती है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या होता है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, और फिर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। इनकी प्रतिक्रिया से क्या बनता है, N2O बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा N2O। ठीक है, तो जब तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, यानी रिएक्शन होती है। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। उससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक ने 1998 का औषधीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है, तो ये गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के प्रयोग में होने वाली हास्य गैस लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, इस बात को याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, जब वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जब बारिश होती है तो बारिश होने के फलस्वरूप जो SO2 है वो वाटर के साथ मिल जाती है, यानी बारिश के साथ क्या आएगा, H2O आएगा, वाटर आएगा, और ये वाटर क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, H2SO4, H2SO4, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और इसी को बोलते हैं
एसिड रेन। NO2 और H2O मिलकर क्या बना लेंगे, HNO3, जिसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होंगे, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में वर्षा होगी, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ये बहुत ही घातक होता है, इससे कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं, स्किन पे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे स्किन रोग हो जाते हैं, और साथ ही साथ मृदा यानी जो उपजाऊ भूमि होती है वो भी खराब हो जाती है, यानी उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है एसिड रेन के कारण। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण। यानी जो इमारतें हैं, इमारतों का रंग जो है बदलने लगता है, वो किसके कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण। जो अम्ल वर्षा का कारण आपको पता चल गया क्यों होता है अम्ल वर्षा, जब वायुमंडल में SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब बारिश होती है तो बारिश के वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं और फिर वो वर्षा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। स्टोन कैंसर इसी को बोलते हैं, जब वो स्टोन जो इमारतें होती हैं, इमारतों के जो पत्थर होते हैं और पत्थरों का रंग पीला पड़ने लगता है, उसी को बोलते हैं स्टोन कैंसर। तो इसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है, तो जो जमा का रोगी होता है, अस्थमा का, उसको एक इनहेलर द्वारा वो अपने अंदर हीलियम और ऑक्सीजन की दी जाती है, जिसकी वजह से वो उसको सांस लेने में आसानी होती है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सर। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो किसका होता है, ऑक्सीजन एवं हीलियम। वही चीज़ है जो कृत्रिम सांस लेने के लिए आपको लगाया जाता है, यानी जो भी पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन दी जाती है, उस ऑक्सीजन में जो मिक्सचर होता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो फास्फोरस, यानी मनुष्य की हड्डियों में जो उसका मुख्य तत्व होता है, हड्डियों में जो मुख्य तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। कैल्शियम तो हड्डियों में होता ही होता है, साथ में मुख्य तत्व जो होता है वो फास्फोरस होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। जी हाँ, जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं, ये जो अस्थियां होती हैं, उसमें क्या होता है, फास्फोरस ही होता है। तो पक्षियों की हड्डियों का पाउडर जो होता है उर्वरक के रूप में लाया जाता है क्योंकि वो भरपूर होता है फास्फोरस, यानी फास्फोरस की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है और इसीलिए उसको उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। दिया सलाई जो जलाई जाती है तो उसमें लाल फास्फोरस होता है, उसका जब आप घर्षण करते हो, फ्रैक्शन से वो जलती है, वो क्यों होती है, क्यों जलती है, क्योंकि वो लाल फास्फोरस की बनी होती है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है, तो हड्डियों और दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो धुएं का पर्दा PH3 का प्रयोग किया जाता है, फास्फीन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, यानी अमोनिया यानी इसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। यानी जब इसका जलीय विलयन लेते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, क्योंकि NH3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो कहीं ना कहीं एसिड बनाएगी, इसी वजह से लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील क्या है, अमोनिया है। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाती है। आगे देखते हैं घरेलू प्रशीतत्र, यानी जिसको बोलते हैं आप फ्रिज बोल सकते हो, में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो अमोनिया प्रयोग में लाते हैं। अश्रु गैस, टीयर गैस क्या है, तो अमोनिया को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमोनिया की मात्रा जब ज़्यादा होती तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसलिए अमोनिया को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो जब पीतल के बर्तन का कलई करते समय
यानी करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कैसा धुआं होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जो है वो जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, यानी सफ़ेद धुआं देती है। यह अज्ञात कौन है? तो ये अमोनिया गैस है। जी हाँ, अभी आपको बताया अमोनिया गैस जो है वो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और ये इसका जो जलीय विलयन होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और यह गैस जो है यानी कि कहीं ना कहीं ये अम्ल बन रहा है और गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यानी ये गैस जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आप मिलाओगे तो सफ़ेद धुआं देगी। और ये कौन सी गैस है? ये NH3 है। ऐसा NH3 करती है, अमोनिया करती है। एक प्रयोग का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रोप्स हैं। क्या हैं? एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस जो है पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन में से जब इसको गुजारा जाता है तो ये बादामी कलर का घोल बनाता है। ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करता है? तो सुपरसोनिक जो वायुयान होता है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड निकालता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड निकालता है। सूर्य के विकिरण पर परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो सूर्य के जो विकिरण की परावैंगनी प्रकाश की किरण होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट यानी प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेड की जो हानिकारक किरणें हैं वो ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है और इसकी वजह से प्रकाश की परावैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? ओजोन। ओजोन जो है परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं, पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं। और ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CFC। यानी CFC का ज़्यादा मात्रा में अगर प्रयोग होगा तो ओजोन लेयर जो होगी वो अवक्षय होगी। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, परावैंगनी किरणों से। रबड़ के वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति कारण है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये अभी आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैस जो हैं अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? यानी जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी SO2 का प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो जो पौधे की पत्तियां होंगी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगी और वहाँ की जो पत्तियां होंगी वो काली पड़कर गिर जाती हैं। तो किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। तो जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यानी ZnCl2 और MgCl2 का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। किंग ऑफ केमिकल्स कौन कहलाता है?
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जी हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब यानी एसिड मूल रसायन माना जाता है, यानी H2SO4 को। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो जितनी भी बैटरीज होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित करके बनाई जाती हैं। तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यानी जब गंधक अम्ल की क्रिया कराई जाएगी जस्ते यानी जिंक के साथ अब क्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोजन निकलेगी। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, तो कार्बन। यानी शर्करा मतलब चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से तो हमको शुद्ध रूप से क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा भैया। क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या है, संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना। क्लोरीनेशन क्या है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्लोरीनेशन क्या है, तो संदूषित जल में यानी जो जल जो है थोड़ा सा दूषित है उसमें कीटाणु वगैरह हैं तो उसमें क्लोरीन की थोड़ी सी मात्रा मिला देने से जो जल होता है वो उसके कीटाणु मर जाते हैं। तो वो क्यों होती है, तो क्लोरीन मिलाने से। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोरीनेशन कहलाती है। जब उसमें जो संदूषित जल होता है, दूषित जल होता है, उसमें क्लोरीन की जब मात्रा थोड़ी सी मिला दी जाती है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया फ्लोरीन है। यानी हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होती हैं, फ्लोरीन होती हैं। हैलोजन जो है मेंडल की आवर्त में, मेंडलीफ की आवर्त में जो हैलोजन होता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसमें से सब सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन होती है, फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन गैस होती है। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नामक साधारणतया किस रूप में दिया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड को। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। यानी अभी क्वेश्चन आया था, गोताखोर जो होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन को तनुकरण, यानी तनुकरण करने का मतलब है कि डाइल्यूट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम का। यानी ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को वो अपने साथ ऑक्सीजन लेने के लिए ले जाते हैं, जितने भी गोताखोर होते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनता है। यानी वायु भरे गुब्बारे में हीलियम की जगह क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, हीलियम की नहीं, हाइड्रोजन को भरा जाता है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। अगर हीलियम आप डालेंगे तो हीलियम क्या होती है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है, इसलिए हाइड्रोजन हीलियम गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की हीलियम भरा जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम जो है ये क्या है, नॉन रिएक्सेबल गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, इसलिए गुब्बारे में क्या होता है, हीलियम गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है, हीलियम He, हीलियम गैस को डालते हैं। अगर हाइड्रोजन को डालेंगे तो ये फूटने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके विस्फोट बना सकता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ये जब ऑक्सीजन H जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बन सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती गुब्बारों में, हीलियम गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, अक्रिय गैस डाली जाती है, नॉन रिएक्सेबल गैस डाली जाती है। नॉन रिएक्सेबल यानी कहने का मतलब है हीलियम गैस नॉन रिएक्सेबल गैस है, साथ ही साथ जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं वो विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन नहीं होती है। वायु में क्या होती है, नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस यानी नोबल गैस को अक्रिय गैस बोलते हैं, नॉन रिएक्सेबल
गैस जो होती है, रेडॉन जो होती है, वायु में नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनॉन जो है एक अक्रिय गैस है और ये कभी कभी जो है रेयर फॉर्म में रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेती है। कैंसर के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, यानी उत्कृष्ट गैस बोल दे, अक्रिय गैस बोल दे, नोबल गैस बोल दे, सब नाम एक ही है। तो कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। और ये रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यानी वायु में नहीं पाई जाती है। हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे जो है वो कार्बन से ही हीरा बनता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। जी हाँ, USA। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में ही जो प्लेन्स होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। और वहीं पर क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती हैं जो परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं, ओजोन परत। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी जो है बनाया जाता है। किस प्रोसेस द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन विधि। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? यह सबसे हल्की गैस होती है, यानी ये फट से ऊपर उड़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इसी सीरीज को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।